नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, बहुत भारी डिमांड आ रहा था कि सर जी स्ट्रैटेजी बता दो, एमकॉम का स्ट्रैटेजी बता दो। बीकॉम के लिए तो आप लोग लगे हुए हो, लेकिन एमकॉम के लिए कुछ लेके नहीं आ रहे हो। तो दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। आप सभी एमकॉम के क्रांतिकारियों का, जो भी एमकॉम के एस्पिरेंट्स है, उन लोगों का इंतजार दोस्तों खत्म हुआ। आज इसी पे हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। आज लेके आ गए हम आप लोगों के साथ एमकॉम स्ट्रैटेजी कि कैसे क्रैक करे सर जी, कैसे पढ़ाई करे। करीब करीब 40 दिन के आसपास अब बचे हुए। एक महीने फॉर्म आएगा तो एक महीने लमसम टाइम मिलता है, और एक हफ्ते 10 दिन और हम लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटली 40 दिन के आसपास बचे हुए। तो इस 40 दिन में आप कैसे तैयारी करोगे, कैसे पढ़ाई करना है। कुछ हो सकता है कि ऐसे सोच रहे होंगे कि सर फॉर्म आ जाएगा तब पढ़ाई करेंगे, तो नहीं, जल्दी से तैयारी पे जुट जाइए। अगर अभी तक कोई तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो जल्दी से लग जाइए, क्योंकि ये बीकॉम की तरह इसमें सीट नहीं है कि 943 सीट्स नहीं है। इसमें आपको टोटल मिला के अभी देखिएगा आपके सामने आएगा 193 DMC में है, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, और 40 DAV में, 40 आपका AMPG में, दैट इज आर्य महिला PG कॉलेज, जो कि हम सारे लड़कों के लिए नहीं होता है। ठीक है, आप लोग उम्मीद मत करिएगा लड़कों कि वहां पे जाने का। ठीक है, तो इस हिसाब से आई थिंक कि सब मिला के 273 सीट हो रहे दोस्तों। ठीक है, तो 273 सीट में लड़ाई है। तो इसी लड़ाई को कैसे जीता जाए, तो उसी को लेके दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने बातों को थोड़ा सा दोस्तों, कि पहले हम लोग सिलेबस को जानेंगे। ठीक है, क्या दोस्तों, सिलेबस जो आपका एमकॉम का कोड है, एमकॉम का जो कोर्स कोड है, जैसे बीकॉम का हर एक का कोर्स कोड होता है। बीकॉम का 133 है, एमकॉम का आपका क्या है 470, क्या 470 दोस्तों कोड नंबर है इसका। तो सब्जेक्ट कोर्स बस आपको वहां पे फॉर्म भरने के लिए काम आएगा, इसका और कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। सबसे पहले एग्जाम टाइप की बात कर ले, ये तो पता ही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, MCQ ऑब्जेक्टिव बेस आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम मोड कैसे होगा दोस्तों, CBT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पे बैठना है आपको और नॉर्मली आपके पोर्टल पे आएगा, ठीक है ना, वहां पे लॉगिन करना है और स्टार्ट हो जाएगा आपका एग्जाम। बहुत आसान होता है CBT पे पेपर देना। ठीक है, OMR शीट पे गलती होने का चांस रहता है, या एक आंसर आप मार्क कर दिए तो सुधार नहीं सकते, लेकिन CBT बहुत अच्छा है कि अगर गलती भी मार्क कर दिया उसको वापस से सुधार कर सकते हैं आप। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर ले तो 120 क्वेश्चन होंगे आपके सामने, टोटल 120 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन होगा आपके साथ 3 नंबर का, और इस तरीके से आपका 360 का टोटल पेपर होगा दोस्तों। नेगेटिव मार्क है क्या, बिल्कुल है, 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। तो गलती मत करिएगा, जिस पे आपको श्योर एंड सर्टेन हो, जिस भी सवाल पे आप उसी को मार्क करिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग, ये आ गया अब आपके सामने नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। ठीक है, कितने सीटों की लड़ाई है। डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस वही देखिए 193 है, DAV में 40 है, AMPG में आर्य महिला PG कॉलेज में 40 सीट है। टोटल मिला के दोस्तों आपके सामने बनता है 273 सीट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, अब बात आते हैं दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन का, कि सर जी क्वेश्चन कहां से आते, कितने सवाल आते। पहले इसको हम लोग जानेंगे कि देखो, जो ये पेपर है आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है। क्या 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला पोर्शन जो है दोस्तों, इसमें बिजनेस फाइनेंस है 24 क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंट है 5 क्वेश्चन, इनकम टैक्स है 6, अकाउंट से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट, अकाउंट्स का ही पार्ट है कॉस्ट अकाउंट, तो कहीं पे आप लोग देखोगे कि टोटल अकाउंट्स का 30 क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं, अकाउंट्स का 25 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंट का। पार्ट बी की दोस्तों अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स का 6 क्वेश्चन आता है, हमको देखने को मिलेगा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से दोस्तों 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कितने, 12 क्वेश्चन मिलेंगे। मैनेजमेंट से तो 12 क्वेश्चन मिलेंगे, ये देखिए इसका टोटल तो 60 हो जाएगा, यहां पे भी टोटल 60 आएगा। मैनेजमेंट से 12 क्वेश्चन, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क BRF, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, इसमें से आपको 6 क्वेश्चन, कंपनी लॉ से 6 क्वेश्चन, मनी बैंकिंग से भी दोस्तों 6 क्वेश्चन। टोटल यहां पे अपने को भी बनता है कितना, 60 क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे इस पोर्शन का भी बन गया। इस हिसाब से आपका 120 क्वेश्चन, ठीक है ना।
अब 40 दिन के स्ट्रेटेजी की दोस्तों बात हो रही है, तो समझ में तो आ गया कि सर जी क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं। तो स्ट्रेटेजी को दोस्तों साथ साथ बताते हुए चले। देखिए आप लोग फोकस करिए सबसे पहले जहां से मैक्सिमम ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, देन उसके बाद अकाउंट्स। अब अकाउंट्स पढ़ेंगे तो कॉस्ट अकाउंट उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन ऐसे बन गए आपके, ठीक है, 30 क्वेश्चन ऐसे, और ये ठीक है 30 क्वेश्चन ऐसे बन गए, 25 5 30 क्वेश्चन, 30 और ये 24, 54 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो जो मेजर पोर्शन है पहले उसको पकड़िए। अब पार्ट बी की बात करें सर जी, तो पार्ट बी में देखिए दोस्तों, पार्ट बी में भी वही बात है कि मैनेजमेंट और स्टैटिस्टिक्स 24 क्वेश्चन यहां से कवर हो गए, ठीक है। और इकोनॉमिक्स तो आप लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, इकोनॉमिक्स तो थोड़ा सा भी अगर देख लिया तैयार हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर जी तैयार हो जाएगा। मनी बैंकिंग भी हम लोग बीकॉम में पढ़े, पूरा बीकॉम पढ़ डाले। देन उसके बाद जब आप लोग बीकॉम का भी एंट्रेंस दिए होंगे कहीं का भी, तो उस समय भी आप लोग मनी बैंकिंग पढ़ डाले। तो यानी कि स्टैटिक्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और ये मनी बैंकिंग अपने पूरे पूरे हाथ में है। बचती है इसकी बात, ठीक है ना। और यहां पे क्या बच रहा है सर जी? यहां पे अपना बच रहा है सर जी कौन सा? इनकम टैक्स का। बस यही 3 बस बात बच रहा है। तो देखिए दोस्तों आसान है, बहुत आसान है। मेन पॉइंट्स को पकड़िए जिससे कि बहुत ज्यादा पोर्शन जिससे कवर होता है। तो अगर इतना भी कर लेंगे, बताइए 54 क्वेश्चन ऐसे 60 में 54 क्वेश्चन बना लिया, जरूरत है क्या अब इससे ज्यादा? बिल्कुल नहीं जरूरत है। नेक्स्ट यहां पे कितना बना लिया सर जी? हम लोगों ने 12 क्वेश्चन, 12 छोड़ दिया, तो 60 में से 12 इधर बन गया सर जी। मतलब 48 क्वेश्चन का यहां पे दिख रहा है साफ साफ कि सर जी 48 से 50 के बीच में यहां पे तैयार हो जाएगा। तो ऐसे तो पूरा पूरा साफ दिख रहा है ना, 60 और 50 के आसपास। तो 110 क्वेश्चन, हम जरूरी नहीं है कि अब 120 क्वेश्चन में आप 105 से 110 क्वेश्चन का, अगर यहीं पे हम आपको साफ साफ बता दे रहे कि कैसे हम लोग तैयारी करें, तो 110 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल सकते हैं आप लोग बहुत आसानी से, ठीक है। एग्जाम में अपने को जो है जंग जीत के आना, ये नहीं कि 120 हम मार के आ जाए, ठीक है। कोई होता है कि 120 मार के आ गए, पता चलता है कि रिजल्ट क्या आया है, उसके बाद नेगेटिव में मार्क आ गया, ठीक है ना। तो इतना दिल बड़ा नहीं रखना है, 120 वहां पे करके नहीं आना है आप लोगों को। तो जैसे बताया उस हिसाब से आप लोग अपने अप्रोच को क्या करिए, अप्लाई करिए, ठीक है ना। मेरा जो सजेशन है यही है कि जो पहले मेन जो ज्यादा जिसमें से पोर्शन कवर हो रहे पहले उसको आप कवर कर ले। अब बात करते, सारी बातें हो गई, देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट को पकड़ना है, कहां कैसे पकड़ना है, सब बता दिया। अब आते इसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों अकाउंटेंसी का अगर बात किया जाए, अकाउंटेंसी का, ठीक है ना, इसमें आपका क्लास 11 12 का और जो आपका ग्रेजुएशन का मेन जो है आपका दोस्तों, ग्रेजुएशन में भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जाएंगे फर्स्ट ईयर में, हम लोग क्लास 11 12 का उसमें मेन पोर्शन रहता है, ठीक है ना। जैसे बीएचयू के, अगर आप मतलब बीएचयू के स्टूडेंट है तो बीएचयू का हमको पता है ज्यादातर, ठीक है ना। कहीं और का तो बहुत खास नहीं पता है, लेकिन यूजीसी का जो सिलेबस है वो तो स्टैंडर्ड सभी के लिए अप्लाई होगा। तो फर्स्ट ईयर में जो दोस्तों हम लोग को सिलेबस दिखता है, ठीक है, वो समहाउ आपका 11 12 का ही कुछ मतलब मिक्सिंग रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप डेफिनेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जर्नल लेजर, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन यानी भाई क्लास 11 ना। अब तो आप लोग एमकॉम के स्टूडेंट बनने जा रहे हो, तो क्लास 11 तो आपके लिए बचपन हो गया। और क्या, कैपिटल रेवेन्यू, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, ठीक है, भरमार तरीके से दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जॉइंट वेंचर, ठीक है, ये सारे तो बेसिक टॉपिक है। अब जो दोस्तों आ रहा है हमारा जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, ठीक है, कि कंसाइनमेंट भी देखिए हम लोग पढ़ते हैं, कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो बिल्कुल पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत कुछ खास नहीं आता है कंसाइनमेंट से। मेन दोस्तों देखिए रॉयल्टी, ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंट, हायर परचेस, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, देन उसके बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस और इंसॉल्वेंसी, मतलब सारे के सारे दोस्तों एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा उसको पूरा, ठीक है ना। पूरा सारा का सारा दोस्तों क्या है, हमारा ग्रेजुएशन का पोर्शन है। शेयर्स के बारे में बात करें, शेयर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्लास 11 12 में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों वही बात आ गई, रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग कंपनी, लिक्विडेशन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बाई बैक ऑफ शेयर। यानी कि अब जो दिख रहा है सर जी, अब हम लोग को दिख रहा है ग्रेजुएशन वाला सिलेबस। तो ये बताइए 3 साल पढ़ने के बाद आपका बेसिक क्या है? बेसिक एकदम भी आपको नहीं आता? बिल्कुल आता है सर जी। उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा पॉलिश करना है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। जैसे हम लोग हायर परचेस की बात कर ले, तो हायर परचेस में आपका
डिफरेंट जो मेथड्स है, जर्नल एंट्रीज है, इससे सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये जो मेन पॉइंट्स है उसको फोकस करिए, ये नहीं कि पूरा चैप्टर, उस चैप्टर का मेन क्रक्स क्या है, क्या मेन मेथड है, क्या फॉर्मूला है, उस पे ज्यादा हमको फोकस करना है। तो ये तो अब आपका शेयर वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे शेयर तो हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं, ठीक है ना, बस उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे चल जाएगा। बाकी आपका क्या है, ग्रेजुएशन का ही सिलेबस है। ये भी आपका देखिए कैश फ्लो, फंड फ्लो, बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये भी हमारा क्लास 12th का ही पोर्शन है, ठीक है। तो दोस्तों कॉमन साइज कंपैरेटिव रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट है। तो ये हमारा दोस्तों क्या था, अकाउंट्स के बारे में था, जिसमें क्लास 11-12 का तो पोर्शन आएगा ही आएगा, लेकिन जो मेन वेटेज होगा आपने जो 3 साल बीकॉम में पढ़ा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट हम लोग आमतौर पे सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में, कुछ कॉलेजेस में थर्ड ईयर में भी होते हैं, नो डाउट, लेकिन ग्रेजुएशन में सब लोग पढ़ते हैं। कॉस्ट की मीनिंग, कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन, बेसिक्स के बारे में जो है दोस्तों, ठीक है। हम एक पॉइंट्स को दोस्तों नहीं पढ़ रहे हैं, अगर एक पॉइंट पढ़ने लग जाएगा तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो कोई काम का नहीं बनेगा। यूनिट कॉस्टिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना, उसमें ओवरहेड कॉस्टिंग, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सब जो होते हैं, ओवरहेड किसको कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट किसको कहते हैं, ये सारी बातें, जॉब कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, और साथ ही साथ दोस्तों, अच्छा 2 बार रिपीट हो गया कोई बात नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग, साथ ही साथ ये सारे कॉस्टिंग कौन से फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में अप्लाई किए जाते हैं, इससे सवाल पूछा जाता है दोस्तों। मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारे कॉस्ट ऑडिट, इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है ना। तो ये सारे मार्जिनल कॉस्टिंग से पीवी रेशियो वगैरह ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, तो उसको फोकस करना है कॉस्ट अकाउंट में। देन उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस क्या है, ये तो वही सारे सिलेबस है सर जी जो हम लोग 11-12 में भी पढ़े हैं और ग्रेजुएशन में थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ते हैं। तो बताइए मैनेजमेंट तो आपका पीछा अभी तक छूटा ही नहीं, मैनेजमेंट से क्या डरना आप तो, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, जॉइंट स्टॉक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी, देन प्राइवेट पब्लिक ग्लोबलाइजेशन एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। फॉर्म से तो ये आ जाएगा, फॉर्म्स ये हो गया पहला फॉर्म से। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबलाइजेशन एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विस, इमर्जिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी, स्मॉल बिजनेस, ये सारे टॉपिक है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, ये सारे, प्लांट लेआउट, रैशनलाइजेशन। देन बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन नहीं जानता है, इसको भी तो हम लोग 12th पढ़े, ग्रेजुएशन भी पढ़े, तो इसमें तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। नेचर, सिग्निफिकेंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग से रिलेटेड सारी बातें दोस्तों पढ़ लेनी है इसमें अपने को, ठीक है ना। देन कंट्रोलिंग, एमबीओ, डिपार्टमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग, जॉब एवेल्युएशन, सारी की सारी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, कमेटी, मैट्रिक्स, जो आप 12th में पढ़े हो यही आप लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़े हो दोस्तों, ठीक है ना, जरूर से पढ़े। ऐसा हो ही नहीं सकता आपने पढ़ा नहीं है, आपने एग्जाम दिया, आपने पास हुआ, सेमेस्टर एग्जाम दिया, ईयरली एग्जाम दिया, ठीक है ना, उसको पास किया, तो सारे चीजें हम लोग 12th से पढ़े हुए आते, साथ ही साथ इसको थोड़ा सा हम लोग ग्रेजुएशन में आकर और ब्रॉड वे में पढ़ते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। देन उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एनालिसिस, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है। बिजनेस फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। बिजनेस फाइनेंस भागते हैं हम लोग, बिजनेस फाइनेंस इतना इजी चैप्टर है, इतना मस्त, ये इतना बढ़िया सा ये आपका सब्जेक्ट है, फिर भी हम लोग इससे भागते हैं। भागना डरना खत्म हो जाएगा, तरीका बस बता देंगे और बुक भी आखिरी में बुक भी बताएंगे आपको हम, ठीक है ना। जरूर से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। बिजनेस वगैरह, कैपिटल मीनिंग, नेचर, ठीक है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वगैरह क्या होता है। देन कैपिटल बजटिंग, मेथड्स, फॉर्मूले, मेन जो है दोस्तों मेथड, फॉर्मूले वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। एक आध तो प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, 1 लाइनर के प्रैक्टिकल्स पूछे जाते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज जो है, ठीक है ना, वो सारे थ्योरीज आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका वर्किंग कैपिटल के थ्योरीज है, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल,
फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटलाइजेशन, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, रिस्क रिटर्न एनालिसिस, ये सारे चीजें हम लोग को दोस्तों पढ़ाई करने हैं। ठीक है, अभी बस सिलेबस आप लोग को हम बता रहे हैं, अभी आखिरी में देखिएगा बुक बता देंगे और कुछ ना कुछ और बेहतरीन बातें भी बताएंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट से अपने को क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है फाइनेंशियल सिस्टम का। जैसे हम लोग बीएचयू वालों के लिए अगर हमको याद है कि हम लोग लास्ट में हम लोग को वो ऑनर्स वाली डिग्री मिलती है, तो लास्ट में 6 सेमेस्टर में आके हम लोग को 5वें सेमेस्टर के बाद वो ऑनर्स के लिए सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है। तो फाइनेंस तो हम लोग भरमार पढ़ते हैं 6 महीने, ठीक है ना। नहीं भी पढ़ते तो सर जी सेमेस्टर वाला जो लास्ट एग्जाम होता है उसमें ज्यादा स्कोर करने के लिए तो हम लोग पढ़ते ही रहते थे, बहुत पढ़ते थे, ठीक है ना। और चाहे जो भी हो, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, फाइनेंस तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब कि कॉमर्स का जान है एक तरीके से, तो ये तो हर कोई पढ़ता है। तो इसके साथ साथ कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर फाइनेंशियल मार्केट जैसे उसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कॉमर्स, उसी में फिर आ जाता है कि आपका कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के बारे में, सेबी के बारे में पढ़ लो, जान लो, ठीक है ना, ट्रेजरी बिल, ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट और इंस्ट्रूमेंट से दोस्तों बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट वगैरह से भी, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, इसके फीचर्स, मेन इसके इंस्ट्रूमेंट्स को याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट वगैरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी कब आया, एनएससी कब आया, इनके इंडेक्सेस के नाम क्या है, ठीक है ना। बीएससी में कितनी कंपनी है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। चलिए, सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, ये इसके जो इंडेक्सेस है, निफ्टी फॉर 50 उसमें कंपनीज होती है, सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको इंडेक्स का कैलकुलेशन करना बोलेगा या कैसे कि आपको शेयर मार्केट का, ऐसा नहीं कि आपको प्राइसिंग करने निकालने दे देगा, ठीक है ना। तो इतना डरना नहीं है, सब पढ़ते हैं हम लोग, बस पॉलिश करें। बुक्स भी आपके पास अवेलेबल होंगी, अभी अभी आप लोग ग्रेजुएशन में हैं या तो हो सकता है पास आउट हो चुके हैं, तो आपके पास सारी बुक्स है, आप सब पढ़े हो, कुछ नहीं भूले हो। जब तक हम लोग छूते नहीं है लगता है कि अरे यार सब भूल गए, एक बार उठाओ तो सही, तब समझ में आएगा, तब दिमाग में आएगा अरे यार सब तो याद आ गया, ऐसा लगेगा, ठीक है ना। तो ओटीसीआई, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, फिर डिपॉजिटरी सिस्टम, फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में अपने को पढ़ना है। फिर वेरियस क्रेडिट रेटिंग जैसे क्रिसिल हो गया, ठीक है ना, केयर हो गया, ओनिक्रा हो गया, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कब आया, क्या क्या रेटिंग करता है इंडिया में, ठीक है ना, इंडिया ये मतलब कब से अप्लाई हुआ इंडिया में, ठीक है, किस तरीके की रेटिंग करती है, इनकी ग्रेडिंग सिस्टम क्या क्या है, बस यही 2-3 बातें, हो गई खत्म कहानी, ठीक है ना। इतिहास नहीं जानना है, ठीक है ना। चलिए, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, ये छोटे छोटे कुछ पोर्शन कवर होते हैं। एंड दोस्तों फिर आपका आता है क्या, मनी एंड बैंकिंग के बारे में। मनी बैंकिंग जो हम लोग बचपन में भी पढ़े हुए होते हैं, ठीक है ना, बचपन में भी पढ़े हुए होते हैं, और आप फर्स्ट ईयर में तो जरूर पढ़े होंगे इसको, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में। हम बीएचयू वाले तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं मनी बैंकिंग, लेकिन कहीं कहीं पे सेकेंड ईयर पे भी होता है, तो हम लोग का फर्स्ट ईयर में होता था, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में होता था, ठीक है ना। लेकिन किसी किसी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में भी होता था, या नहीं तो सेकंड ईयर में होता था, ठीक है। जो भी हो हम लोग पढ़ते जरूर है। बार्टर सिस्टम, उसके प्रॉब्लम से क्वेश्चन बनता है ज्यादा। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, ठीक है ना दोस्तों। फिर मॉनेटरी स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर स्टैंडर्ड कब आया, किस कंट्री ने पहले अप्लाई किया, कौन कैसा किस तरीके से फंक्शनिंग करता था, किस कंट्री ने पहले इसको त्याग दिया, अबेंडन किया, इंडिया ने कब इसको त्याग दिया था, कौन से साल में, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं स्टैंडर्ड से। नेक्स्ट दोस्तों, वैल्यू ऑफ मनी, उसके मेजरमेंट के बारे में, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो कि इरविंग फिशर का है, ग्रेशम लॉ, बैड मनी के बारे में जो इन्होंने थ्योरी दिया था, और पेपर मनी, ठीक है ना। पेपर मनी कहां से आया पहली बार, चाइना से पहली बार पेपर मनी आया था दोस्तों। नेक्स्ट वही दोस्तों इशूइंग करेंसी, ठीक है ना, जैसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम बनाते हैं हम लोग, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर हम लोग करेंसी इशू करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट जो इशूइंग करेंसी है उसके क्या सिस्टम है, इसके बारे में पढ़ना है। इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे क्रेपिंग इन्फ्लेशन,
वगैरह होता है, ठीक है ना, रनिंग इन्फ्लेशन, ऐसा मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेशन है, किससे इन्फ्लेशन से फायदा होता है, इन्फ्लेशन से किसको घाटा होता है, उसी तरीके से डिफ्लेशन पढ़ना है। फिर कॉइनेज, उसकी मीनिंग, वेरियस मॉनेटरी थ्योरी, यही सब तो मतलब यूएसए कैम्ब्रिज अप्रोच, ये सारे थ्योरीज के बारे में थोड़े बहुत जानने पड़ेंगे आपको। कमर्शियल बैंक, ठीक है, कुछ बताने के नहीं है इसमें, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, सबके मतलब के बारे में जानना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करेंगे और भी कुछ एस्पेक्ट्स है, बैंकिंग ऑपरेशन, उसकी लायबिलिटी, कमर्शियल बैंक इन इंडिया, सेंट्रल बैंक, उसकी मीनिंग, रिजर्व बैंक के इतिहास के बारे में, जैसे हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से ये आया था, कौन, आरबीआई आया था, ठीक है ना, आरबीआई एक्ट 1934 में, ठीक है ना, फिर 1935 में ये स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है ना। तो इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ऐसे ऐसे चीजों को पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। वही सारी बातें, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फंक्शन क्या है रिजर्व बैंक के, जो हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी दोस्तों। स्टेट बैंक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड, ठीक है ना, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, एलआईसी, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके बाद अदर्स, जितने भी आपके ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपके बुक में है दोस्तों। कौन से बुक में है सर जी, तो अभी बोला ना, ध्यान से देखो, अभी आएगा आपके लिए, बुक के बारे में भी आएगा। जितने भी आपकी ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, कब स्टैब्लिश हुई, कब कौन किसका कितने मेंबर है, कब स्टैब्लिश हुई, इंडिया किनका किनका मेंबर है, किनका किनका नहीं है, इन सब के बारे में दोस्तों आपको जानना है। अब दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ बोलने का नहीं है दोस्तों, कुछ भी, ठीक है ना। ये सारे नॉर्मल आपके सिलेबस है, एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। जो भी यूटिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व किन्होंने दिया था, कहां से आया था, किस पे बेस्ड है, ठीक है ना। एजम्पशंस, मेन जो है इसके एजम्पशंस को पढ़िएगा, ठीक है ना। डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी, देखिए सब वही है, क्या इसमें मतलब कि अलग से क्या बताया जाए, कुछ मतलब ये सारे टॉपिक से आप लोग वाकिफ हो, कुछ नया होगा तो ना फिर हम आपको बताएं, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। मार्केट स्ट्रक्चर सबको ही पढ़ता है मार्केट, लेकिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा मार्केट स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। सर्कुलर फ्लो, जो नेशनल इनकम में बेसिक कंसेप्ट और एग्रीगेट डिमांड, ये वगैरह। तो दोस्तों ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन अपने को दिख रहा है, ठीक है ना। वेज थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी, ये सारे जो थ्योरीज है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। नेक्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आ गया, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भर के हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स। एक क्लास 11 में पढ़ के आते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आते हैं ग्रेजुएशन में भर के पढ़ते हैं दोस्तों स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और वही सारे चीजें आप लोगों को पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं है दोस्तों। मीन मीडियन मोड क्लास 11 वाला, बच्चों वाला, ये सब तो क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये तो क्लास 11 में भी पढ़े थे। हाँ, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका कुछ है ग्रेजुएशन का पोर्शन, ठीक है, ग्रेजुएशन का पोर्शन। अब ये जो एक आध टॉपिक है, जैसे इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, बहुत क्वेश्चन नहीं है, बहुत हल्का फुल्का आता है। जो मेजर टॉपिक है, ठीक है ना, जो मेजर टॉपिक से उसको पढ़िए, जैसे कोरिलेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्यूनेस को पढ़िए, डिस्पर्शन को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करेंगे, हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में दोस्तों बहुत बढ़िया एक सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद दोस्तों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कुछ होते हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेट, प्लेज, प्रिंसिपल एंड एजेंट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को आया था। इसमें से क्या क्या पढ़ना है सर जी, इसमें से यही सारे बातें पढ़ने हैं, ठीक है ना। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 81 में आया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में पूरा पढ़ डालिए। सेक्शन, जैसे चेक किस सेक्शन में, प्रॉमिसरी नोट किस सेक्शन में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस सेक्शन में, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे दोस्तों मतलब हर एक चीज को पढ़ना है। अब आपको लग रहा होगा कि मतलब हम कोई बहुत बड़ा कांड कर दिए, सिलेबस कहीं से ला दिया अपने से, बहुत हम कुछ कांड कर दिए, बहुत कुछ नया ला दिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कुछ नया आपके लिए ला दिए, ये सारे सिलेबस वही है जो आपके बुक में भी रहते,
टेक्स्ट बुक में, बस हम कुछ चीजों कुछ टॉपिक्स को मतलब कि हो सकता है कि एक आध टॉपिक को हम स्किप कर दिए उसमें से जो नहीं इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए, इसलिए थोड़ा पेपर एनालाइज करके मुझे लगा कि नहीं ये टॉपिक को हटा दो, ये नहीं आता इससे क्वेश्चन, बस मैंने इतना ही काम किया, ठीक है ना, मैंने इतना ही काम किया दोस्तों बस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज, फेमा के बारे में पढ़ लीजिएगा, फेरा के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इनके जो प्रोविजंस है उसको पढ़िएगा। एंड ऑफ कोर्स योर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट की तो सर जी पूरी किताब आती थी जिसको पूरा एक अलग से सब्जेक्ट होता था, उसका पूरा अलग एग्जाम होता था। तो ऐसा कौन सा क्रांतिकारी होगा कि जो पढ़ाई नहीं होगा कंपनी एक्ट, ठीक है। तो अब सर जी बीआरएफ भी आप बता दिए, आप कंपनी एक्ट भी बता दिए, लेकिन आप कह रहे हो कि सर जी इतनी बुक होती है, क्या वो 40 दिन में कवर होगा? कौन कह रहा है आपसे कि पूरी बुक पढ़ डालो? कौन कह रहा है आपसे? सेक्शंस को याद रखो, सेक्शंस के लिए अलग कॉपी बना लो, जो उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, जो एसेंशियल्स बातें हैं उसको हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर ले लो एक ठो, ठीक है ना, रंग बिरंगे हाईलाइटर रख लो 2-3 ठो, ठीक है। तो उसमें देख लो जो इंपॉर्टेंट उसके एसेंशियल एलिमेंट्स है, ठीक है, उसके जो एक्सेप्शनल केसेस है, और खास करके उसका जो सेक्शन है दोस्तों, किस सेक्शन में क्या आता है, यही सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार कंपनी एक्ट के सिलेबस को भी, इसको भी गो थ्रू आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका इनकम टैक्स, थर्ड ईयर में हम लोग नॉर्मली थर्ड ईयर में ही पढ़ते हैं इसको, तो इनकम टैक्स, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेबल लायबिलिटी, एग्जम्पशन इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना, प्रॉफिट गेन, डिटर्मिनेशन, डेप्रिसिएशन वगैरह, इससे हो गया क्वेश्चन। देन कैपिटल गेन, क्लबिंग, डिडक्शन से आते हैं। मेन जो पोर्शन है दोस्तों डिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन पढ़ लीजिएगा, सैलरी पढ़ लीजिएगा, एचआरए पढ़ लीजिएगा, 3-4 टॉपिक हम बता रहे, डिडक्शन, एग्जम्पशंस, सैलरी, रिटायरमेंट, ठीक है ना, और ग्रॉस टोटल इनकम वगैरह जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें जो एग्जम्पशंस होते हैं वो सारे एग्जम्पशंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, एचआरए वगैरह का जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है उन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो 3-4 टॉपिक बताया उसको तो पढ़ ही लीजिएगा, उसके बाद अगर आप लोग पढ़ सकते हैं कुछ और तब पढ़िएगा। 3-4 टॉपिक अभी नोट डाउन कर लीजिए तुरंत कि क्या इंपॉर्टेंट है उसमें से। जो आपका रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट है, पहला ही दूसरा चैप्टर जो है रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, ठीक है ना, एनआरआई किसको कहेंगे, रेसिडेंट बट नॉट नॉर्मली रेसिडेंट क्या होता है, सैलरी वाला, रिटायरमेंट वाला, एग्जेम्पशन पढ़ लो, ठीक है ना, डिडक्शंस पढ़ लो, ये 4-5 टॉपिक्स तो पढ़ लो इनकम टैक्स से। इसके बाद अगर आपको मन करे, ठीक है, तो आप लोग कवर करिएगा, लेकिन इतने चीजें तो जरूर से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और इतने सारे चीजें हम लोग को नॉर्मली आते भी है क्योंकि न्यूमेरिकल इनकम टैक्स का सबको लगाना पड़ता है। थर्ड ईयर तो अभी बीता, या तो अभी तुरंत जस्ट हुआ ही है थर्ड ईयर, ठीक है। तो इनकम टैक्स तो आप लोग भूले ही नहीं होंगे, जो भी पढ़ा होगा बिल्कुल याद है, ठीक है। ये कुछ और पोर्शंस है, डिडक्शंस वगैरह, तो इसको तब देखना, जितना बोला पहले उसको कवर कर लेना, फिर इसको देखना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आते हैं दोस्तों, ये कुछ और है इसके बारे में, कुछ और इसके बारे में है, और साथ ही साथ जो साइलेंट फीचर है फाइनेंस एक्ट 2019 का, इसको एक बार दोस्तों गो थ्रू कर लीजिएगा। हाँ, कैपिटल गेन एंड रेवेन्यू गेन, जो आपका कैपिटल गेन वगैरह होता है ना, ठीक है, कि कैपिटल लॉस होता है तो उसको कैसे रिकवर करते हैं हम लोग, कितने सालों तक रिकवर कर सकते हैं, रेवेन्यू लॉस को कैसे हम लोग सेटल करेंगे, इन सब से रिलेटेड दोस्तों ये सब जो छोटे छोटे बात मैंने बताया इनकम टैक्स को लेके, हम लोग भागते हैं ना, क्या करें, इनकम टैक्स से भागते हैं। इतना आसान, इतना प्यारा सा सब्जेक्ट है, फिर भी हम लोग भागते हैं। तो दोस्तों ठीक है, इस तरीके से तैयारी करना है आपको। पहले इंपॉर्टेंट जो बताया उसको पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोग कर लीजिएगा। अब बात आती है सर जी सब तो बता दिया आपने, ठीक है, चलिए बुक्स भी है हमारे पास, लेकिन हो सकता है कुछ बुक्स नहीं है, या हो सकता है कि कुछ ने बुक्स मतलब कि कहीं से पढ़ाई नहीं, या तो बुक्स है तो आधा अधूरा है सर जी, दोस्तों को यारों को दे दिया, ठीक है ना, अपने जूनियर को दे दिया, तो कुछ दिन के लिए उनसे मांग लीजिएगा अगर अवेलेबिलिटी हो जाए तो, ठीक है। नहीं तो दोस्तों बिल्कुल आपके पास मैक्सिमम बुक्स तो होंगे, सिलेबस होगा, उसको गो थ्रू करिए अच्छे से। जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, सजेस्टेड बुक देखिए दोस्तों, यही नहीं कि यही आपको खरीदना है, नहीं, ये सजेशन मेरे तरफ से है,
ठीक है ना, क्योंकि ये जो ऐसे बुक्स है जो कि नॉर्मली सबको यूज करता है। तो सजेशन है दोस्तों मेरा, लेकिन आपके पास जो भी बुक है आप उससे अच्छे से तैयारी करो। ऐसा नहीं कि जाके बुक खरीद लिए, ठीक है ना, जाके कोई 1000 रुपए का गाइड बेच रहा है अपना डायरेक्ट टू योर होम, तो उसको जाके खरीद लिए, तो वो सब नहीं करना है कांड, ठीक है ना, उन सब के पीछे मत पड़िए। आप लोग के पास बुक सारी अवेलेबल है, उसको पढ़िए। आइए एक बार सजेस्टेड बुक देख लेते हैं। देखिए बिजनेस फाइनेंस के लिए एसपी गुप्ता साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक आती है, हम लोग पढ़ते, व्हाइट कलर की उसकी कवर पेज होती है। वो बुक अगर आप, वो सबके पास रहती है, ठीक है ना, वो बहुत कॉमन सी बुक है, उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई तो फाइनेंस की बुक होगी, उससे पढ़ डालो। एचके सिंह सर की बुक है, एचके सिंह तो बीएचयू के प्रोफेसर है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर है, तो सर की बुक भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। बहुत कंसाइज वे में इन्होंने लिखा है और इनका जो कंसेप्ट इतने शानदार तरीके से दोस्तों है उस बुक में कि आप लोग अगर गो थ्रू कर लोगे एक बार एचके सिंह सर जी के बुक को, ठीक है, तो ये प्रोफेसर एचके सिंह सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, तो इसको पढ़ सकते हो आप लोग। एक आरके शर्मा की बुक आती है, ले सकते हो अगर समय है, लेकिन जो बेहतरीन बुक है दोस्तों, तो दोस्तों हम सजेस्ट करेंगे एचके सिंह सर की बुक, ठीक है ना। एचके सिंह सर की बुक एकदम कंसाइज वे में दी होती है। कॉस्ट अकाउंट, और क्योंकि ये भाई बीएचयू के प्रोफेसर है, मेन तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर जी है, तो इनका तो मतलब कि बुक तो जरूर से अच्छी बुक होगी, स्टैंडर्ड बुक होगी ना, और इससे पढ़ लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। कॉस्ट अकाउंट आमतौर पे हम लोग एमएल अग्रवाल की बुक पढ़ते हैं, कुछ लोग एसपी जैन केएल नारंग की बुक पढ़ते हैं, जो पढ़ते हो वही पढ़ो, कुछ मत खरीदना मार्केट से जाके। इनकम टैक्स एससी मल्होत्रा ही हम लोग फॉलो करते हैं ना, हम सब एससी मल्होत्रा जी के बहुत बड़े भक्त है, बहुत अच्छी किताब है इनकी। अकाउंट्स के लिए एसएम शुक्ला, ज्यादातर स्टूडेंट के पास एसएम शुक्ला ही होता है, पढ़ लो उससे, ठीक है ना। एसएम शुक्ला है, सर जी मेरे पास क्लास 11 12 की भी बुक है, उससे भी पढ़ लो, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन वाला पोर्शन तो इन्हीं के बुक से कवर करना पड़ेगा। किसी के पास अगर एसएम शुक्ला नहीं है तो कोई जो भी बुक है आप किसी भी बुक से पढ़ो, ये बस मेरे तरफ से सजेशन है। इकोनॉमिक्स के लिए भी साहित्य भवन पब्लिकेशन, और यहां पर भी वही प्रोफेसर एचके सिंह सर की ये भी बुक आती है, इनकी इकोनॉमिक्स और बिजनेस फाइनेंस की बुक बहुत ही शानदार बुक है, ठीक है, पढ़िएगा जरूर आप लोग। क्लास 11 12 का बुक है इकोनॉमिक्स का, दैट आल्सो सफिशिएंट दोस्तों। माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आता है, मैक्रो से कम आता है, ठीक है ना, कम आता है, मैक्रो का ज्यादा वेटेज है। बिजनेस स्टैटिक्स केएल गुप्ता, एसएम शुक्ला भी हम लोग पढ़ते हैं, एसएम शुक्ला भी अच्छी बुक है, लेकिन केएल गुप्ता है तो दोस्तों ज्यादा बढ़िया रहेगा थोड़ा सा मेरे हिसाब से। एसएम शुक्ला भी नो डाउट अच्छी बुक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिशंबर झा सर का बुक है, बहुत फेमस बुक है। बिशंबर झा सर ये बीएचयू के ही प्रोफेसर थे, एक्स प्रोफेसर, रिटायर हो गए सर जी, लेकिन इनकी बुक आपको मार्केट में पूरी तरीके से अवेलेबल है, बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, ठीक है ना। बिशंबर झा सर की बुक है, प्रोफेसर बिशंबर झा। मैनेजमेंट के लिए वही प्रोफेसर बिशंबर, मतलब जो इनका ऑर्गेनाइजेशन वाला बुक है उसी में मैनेजमेंट दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ प्रोफेसर ओपी राय, प्रोफेसर ओपी राय सर अभी अभी जस्ट ये रिटायर हुए हैं, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो इनकी बुक भी बहुत शानदार बुक है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही शानदार बुक है। एक बार हम तो सजेस्ट करेंगे, अभी एंट्रेंस के लिए अगर आपके पास नहीं है बुक, लेकिन आप लोग बाद में लेके जरूर से पढ़िएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुक है सर की। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एमसी कुच्छाल की, केसी गर्ग, वीके सारेन, मुकेश शर्मा, जो भी बुक आपके पास है पढ़ डालो। कंपनी लॉ के लिए आरसी चावला की भी बुक आती है, बीआरएफ के लिए। कंपनी लॉ के लिए ओपी गुप्ता या डॉक्टर जीके वार्ष्णेय की बुक आती है, ठीक है ना। एंड मनी बैंकिंग के लिए नो डाउट एमएल सेट इज योर बेस्ट बुक दोस्तों। इसके लिए तो हम कहेंगे मनी बैंकिंग के लिए अगर एमएल सेट नहीं है तो ले लो, ठीक है ना। सेकंड हैंड वगैरह भी मिल जाएगी आपको, नई सड़क वगैरह में, अगर आप बनारस के हो तो नई सड़क वगैरह में मिल जाती है सेकंड हैंड बुक्स, ठीक है ना, तो वहां के लिए आप देख सकते हो। और नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, तो एमएल सेट की बुक से ही पढ़िएगा मनी बैंकिंग, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल सिलेबस स्ट्रेटजी दोस्तों। अब इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि सर जी एक हम सब पढ़ लिए सर जी, लेकिन एक ऐसा भी कोई बुक बता सकते हैं आप जिसमें सारा कुछ दिया हो और प्रैक्टिस भी हम लोग कर सके उसमें। तो दोस्तों देखिए मार्केट में बहुत से गाइड्स भी अवेलेबल है, आर्यन की गाइड अवेलेबल है आपके पास, एबीडी की गाइड अवेलेबल है, एक और बुक है वरुण कुमार राय, वीके राय की, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके के बुक अवेलेबल है। तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना, मतलब मेरे हिसाब से
कोई बुक दोस्तों खराब नहीं है, सब बुक अच्छी है, लेकिन हम सर जी आप कौन सा कहोगे अच्छी बुक है, तो दोस्तों आप वीके राय, वरुण कुमार राय सर की बुक ले सकते हो। बुक बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत शानदार बुक है। एमसीक्यू बहुत अच्छे से दिया है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से दोस्तों समझाया हुआ है इनके बुक में, ठीक है। तो अमेजॉन पे भी अवेलेबल है इनका बुक, और अब वाराणसी पे अगर आप हो तो आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा वरुण कुमार राय की बुक। ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से ही सर ने पढ़ाई की है, और अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये पीएचडी कर रहे हैं, तो इनके बुक को आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा एक स्ट्रेटजी वीडियो। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को कट ऑफ वगैरह के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अच्छे से तैयारी करिएगा, मिलेंगे हम लोग फिर से एक और वीडियो में कुछ नई नई बातों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।